हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। मैं राहुल सर और पुनः मैं आपके समक्ष में आज नया टॉपिक ले आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में वन संपदा। चूँकि यह मध्य प्रदेश में वन संपदा यह बहुत ही भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। और इस टॉपिक के अंतर्गत में विगत कई वर्षों से MPPSC मेंस और प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं। MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ मध्य प्रदेश की आगामी व्यापम के द्वारा एक दिवसीय परीक्षाओं में भी यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे जाते ही हैं। तो मध्य प्रदेश में वन संपदा, आपको चूंकि मध्य प्रदेश का ये मैप दिख रहा है, तो मध्य प्रदेश में जो ये मध्य भारत से लेकर आपका मालवा रीजन तक के यहाँ पर अल्प वन पाए जाते हैं। यानी मध्य प्रदेश के मालवा से लेकर मध्य भारत के पठार तक के यहाँ पर वनों का जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम पाया जाता है, यानी अल्प वन पाया जाता है, विरल वन जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर वृक्षों की अगर आप प्रकार देखें तो आम, बबूल और पलाश और नीम, महुआ के ही वन देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी हम अगर रीवा, पन्ना और बघेलखंड के पठार की यदि बात करें तो रीवा, पन्ना और बघेलखंड के पठार में यहाँ पर मध्यम वन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर थोड़े बहुत वन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर तेंदुपत्ता, सागौन, साल, शीशम के यहाँ पर भी वृक्ष देखने को मिलते हैं। और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में अगर कहीं सघन वन देखने को मिलेगा तो ये सघन वन जो देखने को मिलता है ये सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और बघेलखंड के क्षेत्र में आपको देखने मिलता है। तो सघन वन के क्षेत्र के अंतर्गत में यहाँ पर वनों के जो प्रकार बांटे गए हैं, सागौन, शीशम, साल, बांस, हर्रा और बहेड़ा, ये सघन वन आते हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वन संपदा पर हम जो है आज बहुत ही गहन और डिटेल चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही सागरविद ज्ञान यहाँ से प्राप्त होने वाला है। और आप इसको बखूबी तरीके से नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि यह क्लास आपको संपूर्ण कवरेज कर देगी। यहाँ पर वन के प्रकार देखने मिलेंगे, वनस्पतियों के प्रकार देखने मिलेंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश में यहाँ पर वनों के प्रमुख जो है योजनाएं देखने मिलेगी, वन संसाधन के प्रमुख संस्थान देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं संपूर्ण कवरेज जो है आज संपूर्ण मध्य प्रदेश की वन संपदा को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत में आपको बहुत ही लाभदायक चीजें मिलने वाली है, चूंकि आप नोट डाउन करते भी चलिएगा, ठीक है ना। हम चर्चा करते हैं। अब चलिए तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जो राज्य है। आपको पता होना चाहिए कि वन संपदा की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश अपना अहम योगदान रखता है। और मध्य प्रदेश जो है देश के संपन्न राज्यों में से वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश अपना प्रथम स्थान भी रखता है। साथ साथ हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर नया डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार नई वन रिपोर्ट आई है। इससे पूर्व चूंकि जो वन रिपोर्ट आई थी वो 2017 में आई थी, पर अभी नई वन रिपोर्ट आई है 2019 में। और ये रिपोर्ट जो प्रारंभ हुआ है, ये आपको पता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ने जो है रिपोर्ट प्रारंभ सबसे पहले हुई थी 1987 में। तो 1987 से जो है रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण चालू हुआ था। रिपोर्ट सबसे पहली जो आई थी 1987 में आई थी, उसके बाद से जो है यह क्रम चालू हो रहा है। तो प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में वन सर्वेक्षण विभाग जो क्या करता है, रिपोर्ट साझा करता है। यानी कि ये भी याद रखना है कि वन रिपोर्ट जो है वो कितने वर्षों के अंतराल में आती, तो प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में ये रिपोर्ट साझा करता है। इससे पहले 2017 में आई थी, अब नई वन रिपोर्ट जो है 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट है। ये भी याद रखना है कि यह कौन सी वन रिपोर्ट है, तो 16वीं रिपोर्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हम चालू करते हैं आगे का पार्ट। तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 77,482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है। यानी कि 77,482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर जो है मध्य प्रदेश का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वन क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24 ठीक है ना, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% भूभाग है। यानी कि मध्य प्रदेश में वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 77,482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार है।
और भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से 24.56% पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना। और भारत में वनों व वृक्षों का कुल अगर परसेंटेज देखा जाए तो भारत में कुल वनों और वृक्षों का जो परसेंटेज है वो आपको जो दिखेगा, वो भारत की यदि बात की जाए तो भारत में कुल वनों का अगर क्षेत्र अगर देखा जाए तो 8 लाख जो है ना, 8,02,76 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। तो भारत में कुल अगर वन क्षेत्र की यदि बात किया जाए तो वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल फैला हुआ है। चूंकि इस क्षेत्रफल से मध्य प्रदेश में अकेला एमपी जो कि प्रथम स्थान रखता है, 77,482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है भारत में। ठीक है ना। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% के भूभाग पर मध्य प्रदेश में अकेला एमपी में वन पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वर्ग वन क्षेत्रफल कितना होता है। तो मध्य प्रदेश में याद रखना है कि प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है 0.16 वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति वन जो है 0.16 वर्ग किलोमीटर, ये राष्ट्रीय औसत के अनुसार है। ठीक है ना। ये मध्य राष्ट्रीय औसत में आपको देखना है कि राष्ट्रीय औसत में 0.7 है। ठीक है ना। ये आपका जो है मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल 0.16 वर्ग किलोमीटर में, और राष्ट्रीय औसत में देखा जाए 0.7 में। आगे चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में वन सर्वेक्षण के द्वारा यानी वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 30 दिसंबर सन 2019 को नई रिपोर्ट लाई गई, यानी कि जिसको 16वीं वन रिपोर्ट कहा जाता है, और यह 2 वर्षों के अंतराल में रिपोर्ट साझा करता है। तो 2019 16वीं रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 77,482 वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है, और मध्य प्रदेश भारत में चूंकि प्रथम स्थान रखता है, अरुणाचल प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है। तृतीय भारत का जो राज्य है वह छत्तीसगढ़ राज्य अपना तृतीय स्थान रखता है। अब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च के अनुसार सन 2019 में इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, तो यह तैयार करने का काम करते हैं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसर्च के माध्यम से जो है रिपोर्ट को कवर अप किया जाता है। और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है, जो कि देहरादून में है, इसने जो है नया अध्याय जोड़ने का प्रयास किया है अभी वह 2019 की रिपोर्ट में, वनों के प्रकार व जैव विविधता, जो कि 16 वर्गों में विभाग किया है। नया रिपोर्ट के अनुसार जो है इसको जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है ना। उसके बाद में एक सवाल आता है कि वर्तमान में कार्बन स्टॉक कितना है, तो 714.2 मीट्रिक टन जो है कार्बन स्टॉक पाया जाता है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक वनाच्छेद वाले राज्य अगर एग्जाम में अगर पूछता है, भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित वाले राज्य, तो याद रखिए कि भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, जो कि 77,482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। दूसरा यदि बात करें तो अरुणाचल प्रदेश रखता है, और तीसरा यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ रखता है। ठीक है ना। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 1987 में यह प्रकाशित की गई थी, और उसके बाद से जो है लगातार 2 वर्षों के अंतराल में जो है रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए आया है। ठीक है ना। अब भारत में वनों और वृक्षों का क्षेत्रफल मैंने बता दिया कि 8,07,276 वर्ग किलोमीटर जो है वनों और वृक्षों का कुल जो है क्षेत्रफल आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि भारत में कुल वनों का जो आच्छादित है, आच्छादित तो ये इतना है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत का कुल टोटल है। ठीक है ना। अब उसके बाद में हम एक एक चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण आप नोट करते चलिएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। और यहाँ से जो है अधिकांश सवाल पीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि
मध्य प्रदेश के बाद में हम आगे देखते हैं वनों वाला। तो भारत में वनावरण वाले राज्य, हम भारत से चालू कर रहे हैं, तो भारत में वन आवरण वाले राज्य, वन आवरण वाले राज्य प्रतिशत में, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करना है आपको भी, और बहुत ही ध्यान से यहाँ पर जो है देखना भी है। भाई सवाल आता है कि भारत में वन आवरण वाले प्रतिशत की दृष्टि में कौन कौन से प्रथम स्थान रखते हैं, ठीक है ना, राज्य में। तो याद रखना है, पहला रखता है मिजोरम, पहला स्थान रखता है प्रतिशत की दृष्टि में मिजोरम, ठीक है ना। और मिजोरम में कुल 85.41% की भूभाग पर यहाँ पर क्या है, वन आवरण है। दूसरे यदि हम बात करें तो दूसरे स्थान में आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, जो कि इसका परसेंटेज देखा जाए तो 79.33% के भूभाग पर जो है ये वन आवरण फैला हुआ है अरुणाचल में। तीसरा भारत में स्थान रखता है मेघालय, ये वन आवरण वाला तीसरा राज्य है, जो कि 76.33% के भूभाग पर रखता है। चतुर्थ है मणिपुर, चौथा नंबर का जो स्थान रखता है मणिपुर रखता है वन आवरण की दृष्टि से, जिसमें जो परसेंटेज की दृष्टि से जो है 75.46% के भूभाग पर जो है वनों की तादाद देखने को मिलती है। और पांचवा स्थान लगता है नागालैंड रखता है, जो कि 75.31% के भूभाग में वन आवरण है, ठीक है ना। तो ये जो है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य हैं प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है ना। और वन क्षेत्रफल की दृष्टि वाले राज्य यदि बात करें तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वन आवरण वाले राज्य पूछता है एग्जाम में, अधिकांश वन आवरण वाले राज्य। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि वाले राज्य, वन वृद्धि वाले राज्य नोट डाउन भी करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें पहला जो स्थान रखता है वो रखता है कर्नाटक, पहला स्थान रखता है राज्य कर्नाटक, जो कि 1025 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, ठीक है ना, कर्नाटक रखता है। दूसरा नंबर का जो स्थान रखता है वो रखता है आंध्र प्रदेश, और तीसरा रखता है केरल, ठीक है ना। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एग्जाम में कभी पूछता है कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो कर्नाटक 1025 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, दूसरा रखता है आंध्र प्रदेश, और तीसरा नंबर रखता है आपका केरल, ठीक है ना, याद रहेगा। उसके बाद में हम आगे करते हैं, ये रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, ये याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, ठीक है ना, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, ठीक है, जो कि 26 दिसंबर को आई थी, 26 दिसंबर सन 2019 को नई रिपोर्ट प्रारंभ हुई थी 2019 की। उसके बाद में शीर्ष जिले वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कभी एग्जाम में पूछता है, भारत के शीर्ष जिले, ठीक है ना, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष भारत के जिले, तो ये याद रखना है कि शीर्ष भारत के जिले में पहला जो आता है कर्नाटक, जो कि 1025 वर्ग किलोमीटर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। दूसरे में आता है आंध्र प्रदेश, जो कि 990 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपना द्वितीय स्थान रखता है जिले में। तीसरा आता है केरल, केरल का जो है आपको पता है कि केरल 893 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना।
और चतुर्थ आता है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्थ जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। तीन 319 वर्ग किलोमीटर है ना, 379 होगा वर्ग किलोमीटर। अब पांचवा रखता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पांचवा स्थान है हिमाचल प्रदेश का, जिसका जो है कुल वर्ग किलोमीटर 334 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत में है, ठीक है ना, भारत में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि वाले राज्य है, शीर्ष जिले हैं और शीर्ष राज्य हैं। तो ये वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनों की स्थिति परसेंटेज की दृष्टि में देख रहे हैं। तो भारत में वन आवरण वाले राज्य अगर कभी पूछता है तो प्रथम रखता है मिजोरम, द्वितीय अरुणाचल, तीसरा मेघालय, चतुर्थ मणिपुर, पांचवा नागालैंड। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत में कभी राज्य पूछता है तो पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्रा, तीसरा केरल, चतुर्थ जम्मू कश्मीर, पांचवा हिमाचल प्रदेश। तो ये हम वन रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, करते चलिए नोट डाउन। ठीक है, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि वन संपदा, ठीक, हटा देंगे। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण को किस किस आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण को डिवाइडेड किया गया है। तो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण हम अब पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, तो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर और कितने प्रकार में किया गया है ये देखना है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण को, ये पीएससी मेंस की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण को 3 आधार पर रखा गया है। पहला तो प्रशासनिक आधार पर, पहला प्रशासनिक आधार पर, दूसरा जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, और नंबर तीसरा प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, ठीक है ना। यानी मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण जो किया गया है वो 3 आधारों पर किया गया है। पहला तो प्रशासनिक आधार पर, दूसरा जलवायु के आधार पर और तीसरा प्रजाति के आधार पर। तो मध्य प्रदेश में यहाँ से भी अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। अभी हमको ये देखना है कि मध्य प्रदेश में जो पहला वनों का वर्गीकरण किया गया प्रशासनिक आधार में, तो बेटा इसमें भी 3 वन आते हैं, 3 प्रकार के वन आते हैं। पहला तो इसमें देखिएगा कि पहला आता है इसमें प्रशासनिक आधार में, इसका भी प्रकार है। इसमें आता है पहला आरक्षित वन, आरक्षित वन नाम सुना है, रिजर्व, आरक्षित वन। दूसरा आता है संरक्षित वन, दूसरा आता है संरक्षित वन, और तीसरा आता है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। जलवायु के आधार पर आपने कहीं पढ़ा होगा कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन को बांटा गया है। तो पहला होता है इसमें उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा होता है अर्धपर्णपाती, अर्धपर्णपाती वन, और तीसरा होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क
वन। ठीक है ना, यानी मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर भी वनों को 3 प्रकार में बांटे हैं। पहला तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा अर्ध पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अब हम बात करते हैं कि तीसरा जो मध्य प्रदेश में वन के प्रकार है वो है प्रजाति के आधार पर। तो प्रजाति के आधार पर बेटा क्या होता है कि यहाँ पर पहला तो आता है सागौन। सागौन प्रजाति के आधार पर है, ठीक है ना। सागौन में इसको प्रमुख वन बोलते हैं, सागौन, बांस, साल जो बोलते हैं, है ना, सागौन। फिर यहाँ पर आता है बांस, प्रजाति है इनकी। फिर उसके बाद में आता है साल, ठीक है, ये प्रमुख वन कहलाते हैं। ये जो है ये प्रमुख वन में आते हैं, प्रमुख वन। प्रमुख वनों में इनकी श्रेणी ली जाती है। और उसके बाद में जो है मिश्रित वन आते हैं, ठीक है ना, मिश्रित वन आते हैं फिर प्रजाति के आधार में, मिश्रित वन। अब मिश्रित वन में आपको पता है कि मिश्रित वन में साल, सागौन, शीशम, हर्रा, ये जो है तेंदुपत्ता, खैर वृक्ष, है ना, यहाँ पर ले लेते मिश्रित वन, तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, खैर, बबूल, ये मिश्रित वन है, ठीक है ना। आंवला, आंवला, भिलावा, महुआ, भिलावा, महुआ, ये हो गए मिश्रित वन। ठीक, अब एक बार हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण है ये 3 आधार पर किया गया। पहला तो मध्य प्रदेश में जो वनों का जो वर्गीकरण किया गया प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार में भी इनको मुख्य 3 भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित, दूसरा संरक्षित, तीसरा अवर्गीकृत। उसके बाद में जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में इनको भी 3 आधारों पर रखा गया। तो पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, दूसरा है अर्ध पर्णपाती और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तीसरा प्रजाति के आधार पर जो मध्य प्रदेश में वनों को बांटा गया है। प्रजाति का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि सागौन का वृक्ष है, साल का वृक्ष है, बांस है, शीशम है, तो उसी प्रकार से हम प्रजाति के आधार पर हैं। तो इनको भी जो है मिश्रित वन में जो लिया जाता है तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, खैरा, बबूल, आंवला और भिलावा। और ये भिलावा से शाही या पेंट बनाने का जो कारखाना मैंने बताया था कि छिंदवाड़ा में है। अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। मध्य प्रदेश में ये वनों का वर्गीकरण है, चूंकि हम एक एक को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण है प्रशासनिक आधार पर। अब आरक्षित वन क्या होते हैं ये भी देखते हैं। इस प्रकार के जो आरक्षित वन जो होते हैं, आरक्षित वन वह वन होते हैं जो कि कुल मध्य प्रदेश के जो है 65% के भूभाग में, ये जो वन होते हैं ये मध्य प्रदेश के कुल 65% के भूभाग में फैले हुए हैं। और इन वनों में, ठीक है ना, आरक्षित वन वे वन होते हैं, ऐसे वन जहां पर वनों की कटाई व पशुचारण यानी कि पशुओं चारण पूर्णतः क्या होता है, प्रतिबंध होता है। आरक्षित वनों में वनों की कटाई पर प्रतिबंध होता है, पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो ऐसे वनों को क्या किया जाता है, आरक्षित वन कहते हैं। आरक्षित वन वे वन होते हैं जहां पर वृक्षों को काटना अवैध, पशुचारण करना मना होता है, या इन आरक्षित वनों में राष्ट्रीय अभयारण्य और उद्यान भी बनाए जा सकते हैं। तो ये वन जो होते हैं ये पूर्णतः शासन के अधीन होते हैं। आरक्षित वन वे वन होते हैं जो कि शासन के अधीन होते हैं, जहाँ पर पशुचारण और कटाई, वृक्षों की कटाई करना पूर्णतः अवैध होता है या मना होता है। और इस आरक्षित वन में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए जा सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आरक्षित वन, जो कि मध्य प्रदेश के जो है 65% के क्षेत्र में फैले हुए हैं। संरक्षित वन, ये संरक्षित वन जो है मध्य प्रदेश के 32%, लगभग 32% के भूभाग में फैले हुए हैं। तो संरक्षित वन क्या होते हैं, ऐसे वन जहां पर मध्य प्रदेश के ऐसे वन जहां पर पशुचारण और वनों को काटना पूर्णतः प्रतिबंध होता है, और यह वन राज्य सरकार के अधीन आते हैं, ठीक है ना। और इन वनों में भी अभयारण्य और वन उद्यान बनाए जा सकते हैं। अवर्गीकृत वन, यह प्रदेश के कुल जो है बोलना चाहिए कि
80% लगभग 1.80% के भूभाग में जो है अवर्गीकृत वन पाए गए हैं। तो अवर्गीकृत वन में प्रदेश के में ऐसे वन जो राज्य सरकार का ध्यान इन पर बहुत ही कम होता है, अल्प होता है, और इनमें पशुचारण और लकड़ी की कटाई की जा सकती है, यह अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई भाई। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण भौगोलिक दृष्टिकोण से 3 आधारों पर किया गया है। पहला मैंने बताया प्रशासनिक आधार पर, इनमें भी 3 भाग बांटे गए। पहला आरक्षित वन, ऐसे वन जहां पर वनों की कटाई और पशुचारण पर पूर्णतः मना होता है और यह केंद्र सरकार के अधीन आता है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन आता है। यहाँ पर वृक्षों का कटाई और पशुचारण पूर्णतः वर्जित होता है। यहाँ पर अभ्यारण्य और उद्यान बनाए जा सकते हैं और ये मध्य प्रदेश के कुल 65% के भूभाग में फैला हुआ है। संरक्षित वन वे वन होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। इन वनों में भी वनों की कटाई और वृक्षारोपण, वनों की कटाई और पशुचारण करना पूर्णतः वर्जित होता है और यह संरक्षित वन मध्य प्रदेश के कुल 32% के भूभाग में पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जहां पर सरकार का ध्यान बहुत ही कम होता है और यहां पर वनों की कटाई या पशुचारण किया जा सकता है। ये मध्य प्रदेश में लगभग 1.80% या लगभग 2% के भूभाग में पाए जाते हैं। ये अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ठीक, तो ये पहला प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण आपने देख लिया। दूसरा हम बात करते हैं जो कि यहाँ आया है जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण में देख लेते हैं। पहला यहाँ आया है जलवायु के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है कि ऐसे वन जो 50 इस प्रकार के वन जहाँ की वर्षा 50 सेंटीमीटर से, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर से, उष्णकटिबंध वे वन जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा होती हो या वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। इस प्रकार के वन वृक्ष में जलाभाव के कारण ग्रीष्म काल में वन क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्रीष्म काल में इन वनों में ग्रीष्म काल में वृक्ष, ठीक है ना, ग्रीष्म काल में वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्ती गिरा देते हैं, जैसे कि साल, सागौन, शीशम, ये अब हैं। जलवायु के आधार पर उष्णकटिबंधीय वन पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन जहाँ की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से या जहाँ की वार्षिक क्षेत्रवाइज वर्षा 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के मध्य होती हो और यह वन ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हो, ऐसे वनों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। और इन वनों में जो प्रकार होते हैं साल, सागौन, शीशम, महुआ आदि इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन का जो संपूर्ण जो क्षेत्र देखने को मिलता है तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में सर्वाधिक जो है इस एरिया में आपको उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वन वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर सघन वन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आपको जो है महुआ, है ना, ये आदि के वृक्ष जो है ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है ना। एक बार मैंने बता दिया कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वाला स्थान होता है यहाँ वर्षा का, और यह वन क्या होता है कि ग्रीष्म काल में, कौन से काल में बोला मैंने, ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हो, ऐसे वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं, जो मध्य प्रदेश के अधिकांश छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ वाले इलाकों में देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे, तो याद रखना है सिवनी, बालाघाट, मंडला, ठीक है ना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर,
और टीकमगढ़। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय वन जो है मध्य प्रदेश में सिवनी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, इन जिलों में सर्वाधिक जो है उष्णकटिबंधीय वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जहां पर सघन वन बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो यह उष्णकटिबंधीय वन ऐसे वन जहां पर जो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर में जो है यहाँ पर प्रति मिलीमीटर में यहाँ पर वर्षा होती हो, तो ऐसे वनों में क्या होता है कि सर्वाधिक होते हो, इन्हें हम उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं। उसके बाद में जो जलवायु के आधार पर जो तीसरा प्रकार है अर्धपर्णपाती वन, जो आपको दिख रहा है अर्धपर्णपाती वन। तो अर्धपर्णपाती वन का मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन ऐसे वन जहां की वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से यानी कि 150 सेंटीमीटर के मध्य हो। यानी अर्धपर्णपाती वन में जो वर्षा का जो प्रकार है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य में यहाँ पर प्रति मिलीमीटर में यहाँ पर सेंटीमीटर में वर्षा होती है। और इन वनों के आधे वृक्ष जो है ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जबकि कुछ वृक्ष क्या होते हैं कि अपनी पत्तियां नहीं गिरा पाते हैं। तो ऐसे वन जो है, तो अर्धपर्णपाती वनों पर हम चर्चा कर रहे थे, तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य में यहाँ वर्षा होती है। और यह वन ऐसे वन होते हैं जो अपनी ग्रीष्म काल के मौसम में अपनी पत्तियां, कुछ वृक्ष गिरा देते हैं और कुछ वृक्ष जो है अपनी पत्तियां नहीं गिरा पाते हैं। तो ऐसे वन जो है अर्धपर्णपाती वन कहलाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। और ये वन जो है सागौन, शीशम, हल्दू, सेमल, महुआ, आम, नीम, ये वनों में आते हैं। अर्धपर्णपाती में सागौन, शीशम, महुआ, आम, नीम जो है, ये जो है हल्दू वगैरह, ये कौन से वन होते हैं? अर्धपर्णपाती वन होते हैं। और ये वन भी जो है आपको मंडला, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, सिंगरौली, जबलपुर, शहडोल संभाग में आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा जो वन आपको देखने मिला है, मैंने जो तीसरे वनों के प्रकार बताया था, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा वन था शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती, तो शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं कि इस तरह के वन जो है 25 से 75 सेंटीमीटर के वर्षालु क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी 25 से 75 सेंटीमीटर, 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों को झाड़ी या कटेली वन में भी गिना जाता है, जहाँ पर जो है या वनों के प्रकार में आपको देखेंगे बबूल, केक्टस, नागफनी, ये वन होते हैं शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ पर वर्षा जो है 25 से 75 सेंटीमीटर में यानी कम वन वर्षा होती हो, जहाँ पर बबूल, केक्टस और नागफनी के आपको प्रकार मिलेंगे, जो कि मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रजाति के आधार पर जो वनों को हमने बांटे थे, तो यहाँ पर सागौन जो आपको देखने को मिला है, तो इस प्रकार के वन जो है 17.8% के भूभाग पर एमपी में जो है सर्वाधिक सागौन वनों का विस्तार है। और यह मध्य प्रदेश में सागौन जो है होशंगाबाद, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर, ठीक है ना। तो सागौन सर्वाधिक जो है आपको मिलेंगे बालाघाट में, बालाघाट के साथ में भी जो सिवनी, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद, यहाँ पर आपको सर्वाधिक सागौन, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और सागर, यहाँ पर सर्वाधिक जो है आपको सागौन के वृक्ष मिलेंगे, ठीक है ना। साल प्रजाति आपको पता है कि यह साल जो है मध्य प्रदेश में 16.54% के 16.54% के भूभाग में जो है साल के वृक्ष मिलते हैं। और ये भी बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और बुंदेलखंड, छतरपुर के पठार में। मिश्रित वन जो कि आपको जो है मिश्रित वन में जो है अन्य प्रजाति देखने को मिलेगी, जहाँ पर साल, सागौन प्रजाति भी जो है इसमें गिनी जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में जो है वनों के प्रकार हैं, ठीक है ना। उसके बाद में वनस्पतियों में जो है मुख्य वन संपदा आती है। ये वनों के बाद में अब जो देखेंगे दूसरा नंबर की वनस्पति। तो वनस्पति में आपको यहाँ पर दो क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो मुख्य वन संपदा, जिसको बोलते हैं मुख्य वन संपदा, और दूसरा जो आता है गौण वन संपदा। गौण वन संपदा, मुख्य वन संपदा और गौण वन संपदा की यदि बात करें, तो मुख्य वन संपदा के अंतर्गत में इमारती लकड़ी
वाले वन वृक्षों को शामिल किया जाता है, यानी कि मुख्य वन संपदा में जहाँ से जो है इमारती लकड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं इनको शामिल किया जाता है मुख्य वन संपदा में। जैसे कि यहाँ पर सागौन के, शीशम के, धावड़ा के, है ना, वृक्ष लिखते, सागौन, शीशम, ये जो वृक्ष हैं ये मुख्य वन संपदा में आते हैं वनस्पति के अंतर्गत में। और गौण में जो है इसके अंतर्गत में वनों को शामिल किया जाता है जिसमें पत्तियां एवं जड़ों का भी उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, वो गौण वन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि खैर, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, यहाँ पर गौण वन में जो है खैर वृक्ष जो आएगा, खैर, हर्रा, बहेड़ा और आंवला, ये जो वन हैं ये गौण वन संपदा में गिने जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बात करें तो अब आगे जो है बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, इतनी चीज़ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वन प्रशासन की यदि बात करें तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इतनी चीज़ आपने स्पष्ट रूप से नोट कर ली होगी। ठीक, हटा दे रहा हूँ मैं, पूरा ही चीज़ हटा दे रहे हैं। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही लंबा और विस्तृत लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो है आपके यहाँ से संपूर्ण चीज़ें एक ही बार में आपको पढ़ने मिले। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वन प्रशासन की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में वन प्रशासन की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश वन प्रशासन, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वन प्रशासन की हम बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि वन व्रत है, और मध्य प्रदेश में वन व्रत की जो कुल संख्या है वो है 16। वन व्रत के बाद में जो आपको पता है कि वन मंडल होते हैं मध्य प्रदेश में, वन मंडल, ठीक है ना, और वन मंडल मध्य प्रदेश में कुल टोटल है 62। उसके बाद में मध्य प्रदेश वन मंडल के बाद में उपवन मंडल होते हैं, उपवन मंडल भी है, और उपवन मंडल की जो संख्या है 473 एमपी में है कुल। ठीक है ना, और उपवन मंडल के बाद में जो है परिक्षेत्र होते हैं जो कि 1871 कुल जो है मध्य प्रदेश में छोटे परिक्षेत्र हैं। और परिक्षेत्र के बाद में जो है परिक्षेत्र सहायक व्रत होते हैं, परिक्षेत्र सहायक क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना, सहायक क्षेत्र, सहायक परिक्षेत्र सहायक व्रत होते हैं, क्षेत्र नहीं व्रत होते हैं। और इनकी जो संख्या जो है मध्य प्रदेश में कुल आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 8286 है इसकी कुल संख्या। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में वन प्रशासन है। एग्जाम में अगर कभी आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल वन व्रतों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल वन व्रतों की संख्या 16, वन मंडलों की संख्या कुल कितनी है, तो याद रखना है कि 62, उपवन मंडलों की यदि संख्या पूछे तो 473, और परिक्षेत्रों की कुल संख्या अगर एग्जाम में पूछता है तो याद रखना है 1871। परिक्षेत्र सहायक वन व्रत की संख्या जो होती है वो 8286 होती है। ठीक है ना, अब एक चीज है कि मध्य प्रदेश में वनों का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो मध्य प्रदेश में वन का जो मुख्य अधिकारी होता है, तो सर्वोच्च अधिकारी वन का जो होता है, वन का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, यह अधिकारी होता कौन है कि मध्य प्रदेश में सर्वोच्च वन का अधिकारी होता कौन है, याद रखना कि प्रधान मुख्य संरक्षक होता है, प्रधान मुख्य संरक्षक होता है। ठीक है ना, ये जो कि प्रधान मुख्य संरक्षक जो होता है वो राज्य स्तर पर होता है, और प्रधान मुख्य संरक्षक के बाद में जो है जिले स्तर में जो होता है, तो जिले स्तर में यहाँ पर जो होता है वो IFS होता है, और IFS के बाद में जो है यहाँ पर जो है रेंजर बढ़ते हैं, रेंजर होते हैं, और रेंजर के बाद में जो है यहाँ पर वन मंडल के अधिकारी में जो है फॉरेस्ट रेंजर
और रेंजर के बाद में जो है IFS होता है। IFS के बाद में जो है ये जिले स्तर पर होते हैं, और जिले स्तर पर IFS का DFO होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बोलते हैं इनको। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो है अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, और ये वन का सबसे मुख्य अधिकारी होता है प्रधान मुख्य संरक्षक, जो कि ये भी एक IFS ही होता है, ठीक है ना। और DF होता है, फिर रेंजर होता है, फिर उसके बाद में जो है उसके बाद में फिर जो है वन क्षेत्र में बढ़ते जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश वन प्रशासन में वन व्रत जो है 16 वन व्रत है। तो इसमें सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वन व्रत की यदि बात कर रहे हैं तो इसमें याद रखिएगा कि वन व्रतों की संख्या 16 है, और इनका प्रमुख जो अधिकारी होता है वन संरक्षण होता है। और खंडवा वन व्रत जो है मध्य प्रदेश में खंडवा वन व्रत सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का वन व्रत कौन सा है, तो खंडवा वन व्रत जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत है। और ये भी याद रखना है कि इसके अंतर्गत में जो है 92.74 यानी इसका जो कुल क्षेत्र है 92.74 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है यह फैला हुआ है। खंडवा वन व्रत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत है, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के जो है 9290.74 जो है वर्ग में फैला हुआ है, याद रहेगा, वन क्षेत्र है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है 3 बड़े वन व्रत हैं। मध्य प्रदेश के 3 बड़े वन व्रत अगर पूछा एग्जाम में तो सबसे पहला तो मध्य प्रदेश का खंडवा सबसे बड़ा वन व्रत है। उसके बाद में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खंडवा वन व्रत है, खंडवा सबसे बड़ा है। उसके बाद में जबलपुर है, जबलपुर दूसरे नंबर पर आता है, जबलपुर। और तीसरा नंबर का जो वन व्रत है सबसे बड़ा वो है रीवा। एग्जाम में कोई पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है, तो खंडवा, दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे नंबर पर रीवा, ये सबसे बड़े वन व्रत हैं। उसके बाद में आगे बात करें कि मध्य प्रदेश के सबसे छोटे वन व्रत की, तो ये सबसे बड़े हो गए। अब मध्य प्रदेश के सबसे छोटे वन की, तो छोटे वन व्रत में सबसे छोटे वन व्रत वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ये भी याद रखना है कि ये भी सवाल सर्वाधिक बार पूछता है। तो सबसे छोटे होशंगाबाद, सबसे छोटा पड़ता है होशंगाबाद, ठीक है ना, ये सबसे छोटा है। और इंदौर और बैतूल, ठीक है ना। खंडवा सबसे बड़ा है, जबलपुर भी सबसे बड़ा 2 नंबर का, तीसरा रीवा है। सबसे छोटे वन व्रत में सबसे है तो होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल, ये सबसे छोटे वन व्रत हैं, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक आरक्षित वाला वन व्रत कौन सा है, अगर एग्जाम में आता है कि सर्वाधिक आरक्षित वाला अगर पूछे, सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत अगर कभी पूछता है तो याद रखना है कि वो भी खंडवा ही है। एग्जाम में पूछता है सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन व्रत कौन सा है, खंडवा। और सर्वाधिक संरक्षित वन वाला कौन सा है, तो सर्वाधिक जो है आरक्षित वाला हो गया खंडवा, और संरक्षित वाला अगर कभी एग्जाम में पूछता है तो याद रखना है छतरपुर जो है सबसे ज़्यादा संरक्षित वाला है। आरक्षित वाला सबसे बड़ा वन व्रत है खंडवा, और संरक्षित वाला छतरपुर, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, ये सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2 वन मंडल पे। तो वन मंडल में आपको पता है कि वन व्रत पुनः वन मंडलों में विभक्त किए गए हैं। तो वन मंडल को जो है 62 भागों में जो है विभक्त किया गया है। इनमें से 2 अधिक वन मंडल होते हैं। इसका अधिकारी जो होता है वो वन मंडला अधिकारी होता है। वन मंडल का जो अधिकारी होता है ये वन मंडला अधिकारी होता है। वन मंडला अधिकारी जो है इसका प्रमुख अधिकारी होता है। वन मंडल का प्रमुख कौन होता है, तो वन मंडला अधिकारी होता है। और है ना, और इससे पहले हमने वन व्रत का जो प्रमुख जो होता है वो वन संरक्षक होता है। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो वन संरक्षक होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है ना। मुख्य वन संरक्षक इसका प्रमुख होता है। और वन मंडल का प्रमुख कौन होता है, तो वन मंडला अधिकारी होता है। तो वन मंडल पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले अगर कभी आपको जिले पूछता है तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले जो जिले हैं वो है बालाघाट, ठीक है ना। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला अगर कभी पूछता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
वन आवरण जिला अगर कभी पूछे तो याद रखना है कि बालाघाट सबसे बड़ा वन आवरण वाला जो जिला है वो है बालाघाट, ठीक है ना। 4,934 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, सबसे बड़ा वन आवरण वाला जिला है, ठीक है ना, बालाघाट, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है छिंदवाड़ा है और तीसरे नंबर पे बैतूल है। दूसरे नंबर पर जो आता है छिंदवाड़ा और तीसरे में बैतूल। वन आवरण की दृष्टि से दूसरे में छिंदवाड़ा और तीसरे में बैतूल। सबसे बड़ा वन आवरण में बालाघाट, ठीक है ना। उसके बाद अगर सवाल करता है तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम आवरण वन आवरण वाला, ये सर्वाधिक वाला हो गया। फिर न्यूनतम वन आवरण वाले जिले अगर एग्जाम में पूछता है तो ये भी याद रखना है कि न्यूनतम वन आवरण वाले मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं। तो न्यूनतम वन आवरण वाले जो जिले पड़ते हैं मध्य प्रदेश में, वो याद रखना है कि वो उज्जैन, शाजापुर और भिंड है। तो उज्जैन और शाजापुर और भिंड ये न्यूनतम वन आवरण वाले जिले हैं। तो उज्जैन जो है सबसे न्यूनतम है, इसमें जो है 31.48 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर वनों का विस्तार देखने को मिलेगा। और द्वितीय नंबर पे जो है ये 69.17% पर जो है आपको ये यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में आपको मिलेगा शाजापुर। और तीसरा मिलेगा आपको भिंड जो कि 88.86% पर जो आपको भिंड मिलेगा। तो ये 3 वन आवरण वाले जो है आपको जिले याद रखने हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम एग्ज़ाम फैक्ट देखते इतना नोट कर लिए हैं। अब एग्ज़ाम में अधिकांश एग्ज़ाम फैक्ट है जो कि महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, इनको आपको नोट डाउन भी करते चलना है, जल्दी में आराम से नोट करना है, जल्दी ना करें, ठीक है ना। एग्ज़ाम फैक्ट में अगर सवाल आया कि मध्य प्रदेश में वन संपदा की दृष्टि कौन सा संपन्न राज्य, आपको पता है। और मध्य प्रदेश में जो है पहली चीज़ कि मध्य प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ से सवाल बहुत प्रकार से आते हैं। मध्य प्रदेश में वन, तो मध्य प्रदेश में वन में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वन जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वन है। मध्य प्रदेश में कौन से वन है, तो उष्णकटिबंधीय वन है। उसके बाद में भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य अगर आपको पूछे, भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य पूछता है तो याद रखना है कि वो भी एमपी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य अगर कभी पूछे एग्जाम में तो वो एमपी है, ठीक है ना। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आपको पता है कि मध्य प्रदेश पहला वन रखता है, ठीक है ना। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम वन पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो आपको याद रखना है कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला जो है पहला राज्य जो है वो भी आपका एमपी है। और सबसे पहले जब वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो सबसे पहले जो है तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो तेंदुपत्ता में भी जो है प्रथम राष्ट्रीयकरण में आपको याद रखना है कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य सबसे प्रथम राज्य कौन सा भारत में, तो एमपी। और तेंदु का सबसे पहला जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये भी याद रखना है कि कब किया गया था, तो ये है 1970 में। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, एग्जाम में पूछता है, तो 1970 में जो है 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया और तेंदुपत्ता का सबसे जो है उसी में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि प्रथम वन नीति कब आई, नीति कब आई, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, एमपी पीएससी में कई बार पूछ लिया है। प्रथम वन नीति आई थी, ये पीएससी में आया हुआ सवाल है। मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति आई थी सन 1952 में, ठीक है ना। और नई वन नीति आई है, आपको पता है कि नई वन नीति कब आई। प्रथम वन नीति तो आपको एग्जाम में पूछता है। और मध्य प्रदेश में दूसरी वन नीति आई थी, उसको जो है 2005 में आई थी। कब आई थी, सन 2005 में आई थी। प्रथम वन नीति आई थी 1952 में, दूसरी नई वन नीति आई थी वो आई थी 1952 में, ठीक है ना। नई वन नीति आई थी 2005 में, ठीक है ना, 4 अप्रैल 2005 में। और मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना, वन
मध्य प्रदेश में ही एमपी में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? निगम की स्थापना कब की गई? तो ये भी याद रखना है 1975 में ही की गई। मध्य प्रदेश में पहली वन विकास निगम की स्थापना 1975 में ही की गई थी। ये भी सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला सवाल है। उसके बाद में यदि बात करें कि वन नीति 1988 के अनुसार जो है पर्यावरण की दृष्टिकोण से 33% के भूभाग पर वन होना आवश्यक है, ये लिखा गया था। ठीक है ना। अब उसके बाद में और भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि भिलावा से स्याही बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ है? तो भिलावा का वृक्ष देखे हैं क्या आपने? तो भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना, स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, छिंदवाड़ा में है। भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पर लगाया गया है? तो ये याद रखना है, छिंदवाड़ा में। लाख से चूड़ियाँ बनाने का कारखाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है वन संबंधी। लाख से चूड़ी बनाने का कारखाना, लाख से चूड़ी बनाने का कारखाना, चूड़ी बनाने का कारखाना उमरिया में लगाया गया है, उमरिया में है। लाख से चूड़ी बनाने का कारखाना ये भी कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि ये आपका उमरिया में। कत्था बनाने का कारखाना, और कत्था किस वृक्ष से बनते? खैर वृक्ष से। खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना, कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? आपको पता है क्या? मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का कारखाना, ठीक है ना, बानमोर मुरैना में है। बानमोर में है, बानमोर मुरैना में है ना। खैर वृक्ष से कत्था बनाई जाती है। कत्था बनाने का मध्य प्रदेश में एकमात्र कारखाना है आपका बानमोर मुरैना में। सुपारी से खिलौने बनाने का कारखाना, सुपारी खाते हैं तो सुपारी से खिलौने बनाने का कारखाना, खिलौने, सुपारी से खिलौने बनाने का कारखाना, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो रीवा में है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में सुपारी से खिलौने बनाने का कारखाना एकमात्र रीवा में है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन बालाघाट में पाए जाते हैं, आपको बता दिया था। दूसरे स्थान पर छिंदवाड़ा और सीधी है। सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर कभी एग्जाम, सबसे कम वन जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे कम वन है शाजापुर में। कौन से जिले में है? एमपी में सबसे कम वन है शाजापुर जिले में। 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मात्र 29 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में आपको जो है सबसे कम वन मिलेंगे शाजापुर में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। उसके बाद में एग्जाम की दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है, फैक्ट है ये। ठीक है। उसके बाद में अगर एग्ज़ाम में और पूछता है, और भी सवाल बहुत सारे आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है कि वन विकास निगम की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। ठीक है ना। उसके बाद में आता है कि मध्य प्रदेश में जो है संजीवनी संस्थान की स्थापना कब की गई? वन विकास निगम कब बना? अगर आपको पूछता है तो ये याद रखना है 1975 में बनाया गया। और संजीवनी संस्थान, मध्य प्रदेश में संजीवनी वन संस्थान की स्थापना भी की गई थी। ये भी 1975 में ही की गई थी, 1975 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई। एमपी में, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये याद रखना है कि 2005 में कई बार सवाल पूछता है कि मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2005 में। और इसका मुख्यालय भोपाल में है। भोपाल में इसका मुख्यालय है, याद रहेगा, भोपाल में इसका मुख्यालय, इको पर्यटन का मुख्यालय भोपाल में। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो याद रखना देहरादून में है।